हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेकंड लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमने कंप्लीट किया था, अच्छे से समझा था, क्वेश्चन किए थे। देन उसके बाद आज हम केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ रहे होंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं। दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू सीम। मीन्स आप जितने दिखाई देते हो ना, उससे ज्यादा आप स्ट्रांग हो। ब्रेवर देन यू बिलीव, जितना तुम भरोसा रखते हो ना खुद पे, उससे ज्यादा तुम बहादुर हो। एंड यू आर स्मार्टर देन यू थिंक दैट यू आर। ठीक है ना, मतलब आप जितना दिखते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, जितना बिलीव करते हो उससे ज्यादा ब्रेव हो, जितना सोचते हो ना उससे ज्यादा स्मार्ट। इसलिए अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने आप के लिए पॉजिटिव रहो, अपने लिए नेगेटिव कम सोचा करो, ताकि तुम्हारी जो रियल जो कैपेबिलिटीज है ना वो बाहर निकल कर आ सके। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव फॉर योर वर्क एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, अपने लिए और अपने काम के लिए पॉजिटिव रहो, नेगेटिव चीजें मत सोचा करो। इस तरह से तुम्हारी रियल कैपेबिलिटी भी बाहर आ पाएगी। ठीक है, तो इस थॉट के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, उससे ही रिलेटेड एक ट्रिक बतानी है। जैसे कि क्या है कि वन मास बिटवीन टू पॉइंट मासेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास ये और एक मास ये। ठीक है, दो मासेस हैं m1 एंड m2, और ये जो दो मासेस हैं ये r डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट इन दोनों के बीच में हो जहां पर मैं कोई एक छोटा सा मास m लेकर आऊं और इस मास के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, नेट फोर्स जीरो हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम यहां पर लेके आए और स्मॉल एम रख दिया। मतलब जो स्मॉल एम, स्मॉल मास एम जो है इज एन इक्विलिब्रियम। क्या है? इज एन इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इज एन इक्विलिब्रियम, या फिर नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, या फिर कह सकते हैं एफ नेट इज जीरो। तो यही बेस, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने पार्ट 1 में करवाया था। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो वहां पर तो थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करवाया था। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि उस ट्रिक को सॉल्व करने का तरीका, यूज करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर m1 मान लेते हैं कि छोटा है m2 से। ठीक है, m1 इज स्मॉलर देन m2। तो हम जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो स्मॉल m मास है जहां जो इक्विलिब्रियम में होगा, उस इक्विलिब्रियम वाली जगह का डिस्टेंस देखेंगे अगर हम छोटे वाले मास से, यानी कि m1 वाले मास से। वो मैंने x मान ली, तो ये रिमेनिंग क्या बची? r माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे ये x डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगी? r अपॉन 1 प्लस अंडर रूट m2 अपॉन m1। m2 कौन सा है? बड़ा वाला मास है। m1 छोटा वाला मास है। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर मास। डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर मास, किसकी डिस्टेंस? वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जहां पर, मतलब वो पॉइंट जहां पर कोई भी मास अगर हम रखेंगे तो एफ नेट जीरो आएगा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब यहाँ पर एफ नेट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ये हम फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें डिटेल्ड सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इस फॉर्मूले में आंसर लगाओ, वैल्यूज लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, बस यही बताना था मुझे, जो कि मेरे को फर्स्ट पार्ट में कवर अप करना था। आगे हम शुरू करते हैं केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी कि केपलर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये लॉज जो दिए थे वो दिए थे उसके लिए कि जो भी प्लैनेट्स हमारे सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, प्लैनेट्स का जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए मोशन होता है। ठीक है, तो तीन लॉज दिए थे उन्होंने। पहला लॉ था केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो कि ऑर्बिट के बारे में बताता था। तो एग्जैक्टली ऐसे ही पता होना चाहिए कि केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया एंड केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ये तीन लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस भी काफी सारे बनते हैं। सिंपल है, कठिन नहीं है, सिंपल है। चलो पहला लॉ समझते हैं कि केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है। तो केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल का मतलब समझते हो? जैसे मैंने कहा कि ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैं पिचका दूं तो ये ऐसे करके एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड सन इज सिचुएटेड एट फोकाई ऑफ एलिप्स। अब ये फोकाई वाला मैटर क्या होता है? देखो पहले ये बेसिक बात समझो, जनरल। ये है सर्कल, तो सर्कल का सेंटर होता है कि नहीं होता? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये क्या होता है? सर्कल का सेंटर। तो ये है हमारा सर्कल, और ये क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल।
ये सेंटर ऑफ सर्कल है। इसी तरह से क्या होता है जब कोई एलिप्स बनता है, ठीक है, जैसे ये एलिप्स होता है, ठीक है, ये एलिप्स हो गया, तो एलिप्स में क्या होती है, दो फोकस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है। ये बेसिक बात है, हम कवर अप कर रहे हैं। और इसकी ये क्या होती है, माइनर ऑर्बिट, सॉरी माइनर एक्सिस, एंड दिस इज द मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस पर दो फोकस होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये मैं जनरल बात बता रही हूँ, जो कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सन के केस में या फिर इसी के केस में, ये तो जनरल है, एलिप्स, एलिप्स के केस में होगा। एलिप्स किसे कहते हैं, इस तरीके की शेप के स्ट्रक्चर को एलिप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, इसके फोकाई, ठीक है। और जैसे ये क्या था, सेंटर, जैसे एक सर्कल का सेंटर होगा, सर्कल का एक ही सेंटर होता है, लेकिन एलिप्स बन जाता है तो क्या होते हैं, उसके दो फोकस होते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि सभी प्लैनेट जो होते हैं वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं, और जो सन होता है वो किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है। तो हम एक बार बना के देखते हैं इसको जरा ढंग से, ठीक है। तो ये मैंने एलिप्स बना लिया, ये इसकी मैंने क्या बनाई, माइनर एक्सिस, ये क्या बनाई, मेजर एक्सिस, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारी, अब उसके बाद किसी एक फोकस पे मैंने इसको सन को सिचुएटेड कर दिया, ये क्या है मेरा सन। और हमने कहा कि लो अर्थ ले लेते हैं, अर्थ अच्छी लगती है, ब्लू कलर की अर्थ, तो ये हो गई हमारी अर्थ। अर्थ भी तो एक प्लेनेट है, तो अर्थ ये जो है वो रिवॉल्व कर रही है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो अब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं, इतनी सी ही बात कहता है बस ये फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो अब ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, अब तुम देखो ये वाली जो पोजीशन जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये पोजीशन क्या है, सन के सबसे पास पोजीशन है। अगर तुम इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को देखो, तो अगर अर्थ जब यहाँ होगी तो सन के सबसे पास होगी, तो इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिजी, पेरिजी, ठीक है। पेरिजी का मतलब क्या हो गया, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट टू द सन, ठीक है, नियरेस्ट पोजीशन, नियरेस्ट पोजीशन, ये टर्म्स हैं, अभी आगे यूज होंगे। और ये क्या है, ये सबसे दूर वाली पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं, अपोजी, अपोजी। ये क्या है, फारदेस्ट पोजीशन, फारदेस्ट पोजीशन, मतलब जब यहां होगा अगर कोई प्लेनेट, तो वो सन से सबसे ज्यादा दूर होगा, और जब वो यहां होगा प्लेनेट, तो वो सन के सबसे पास होगा। तो P फॉर पास, P फॉर पेरिजी, ऐसे करके याद कर सकते हो। P फॉर पास से पास आ रहा है, पास से ही पेरिजी हो रहा है, तो ऐसे करके पेरिजी याद कर लो, तो अपोजी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ तो सिर्फ इतनी सी ही बात कहता है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं कैपलर के सेकेंड लॉ पे, कैपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया। तो ये क्या कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल, इट मींस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बताती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने ये एलिप्टिकल ऑर्बिट बना ली, ठीक है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट बना ली, तो हमने क्या किया कि भाई हमने सन को यहाँ पर ऐसे यहाँ पे ये सिचुएट कर दिया सन, ठीक है, ये सन सिचुएटेड हो गया। अब मैं मान लेती हूँ कि जैसे कि जो मेरा मैं अर्थ बना रही थी, ठीक है, तो मैंने कहा कि अर्थ अभी यहाँ पर है, ये पोजीशन है ए, और फिर अर्थ जो है, फिर यहाँ से उठा के ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे है, ये पोजीशन है ए, और अर्थ यहाँ से ए से बी गई है, ठीक है, ए से बी गई है इन टाइम टी, ठीक है। तो जो लाइन कुछ लॉ क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग प्लेनेट एंड सन, मतलब सन ये रहा और प्लेनेट ये रहा, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, फिर ऐसे ही ये रहा, ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन जॉइनिंग प्लेनेट एंड सन, ये बना दी, और फिर ये, ठीक है। तो अब इसने ये जो लाइन जॉइनिंग प्लेनेट एंड सन था, ठीक है, एक मिनट अच्छे से बनाती हूँ एक बारी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन बन गई, तो यानी कि सन और प्लेनेट को जो जोड़ने वाली लाइन है, ये ये स्वाइप करी, ठीक है, जब ए से बी गया प्लेनेट, तो ये लाइन भी अब यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। अब ये लाइन जो है वो यहाँ पे पहुंच गई, ये वाली लाइन बन गई नई लाइन। तो इस लाइन ने जो एरिया स्वाइप किया है, ये एरिया स्वाइप किया है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे, ठीक है, ये एरिया स्वाइप किया है इतने टाइम में, टी टाइम में। अभी यही चीज हम मान लेते हैं कि यही हमारा क्या किया है कि अभी ये प्लेनेट ने इस साइड आ गया, और यहाँ पे मान लेते हैं P, और इधर आ गया ये Q तक, तो मतलब P से Q आया, और इन टाइम T, टाइम सेम है, ठीक है। तो अब लाइन ज्वाइनिंग का क्या होगा, ये लाइन ज्वाइनिंग
द प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन है वो यहाँ से यहाँ गई, तो यानी कि इस लाइन ने अब ये जो एरिया स्वाइप किया है, तो तुम देख रहे हो क्वेश्चन सॉरी केपलर्स लॉ ये क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, जो लाइन प्लैनेट और सन को जोड़ रही है वो स्वीप करती है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे कितना है टी, ए से बी गया है तो टी टाइम में कवर अप किया है, तो ये जो एरिया स्वाइप हुआ है, ऐसे ही पी से क्यू आया है तो टी टाइम में कवर अप किया है तो ये एरिया स्वाइप हुआ है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी ओ क्यू, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा लॉ कहता है कि एरिया इक्वल स्वाइप करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ वेलोसिटी यहाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी वो अलग रहेंगी, लेकिन एरिया स्वैप वाली बात सेम रहेगी। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम ये कह सकते हैं ना कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। चेंज इन एरिया विद टाइम क्या है, कांस्टेंट, चेंज इन एरिया विद टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो ये क्या है, चेंज इन एरिया, ये नीचे क्या है, चेंज इन टाइम, तो चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। अच्छा, तो ये भी बात हमारी क्लियर हो गई। तो आखिर ये कांस्टेंट होता है तो किसके इक्वल होता है, तो ये डी अपॉन डी टी जो है इसका लंबा सा डेरिवेशन है ना, तो हमें उस चीज पे नहीं जाना। हमें देखो यार क्या है हमारी कंडीशन, हमें नीट का एग्जाम निकालना है और कई बार जहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां से फॉर्मूला बेस्ड ही पढ़ा करो, और जहां से डेरिवेशन के बीच में से उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वहां पे वो चीज पढ़ा करो। तो मेरी वही अप्रोच रहती है, तो मतलब मैं ये ध्यान रखती हूँ कि यहाँ से भाई फॉर्मूला लगा के आंसर आने वाला है तो फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला समझा दूं ना, और जहां पे मुझे लग रहा है कि इस फॉर्मूले की शुरुआत कैसे हुई थी, डराइव कैसे हुआ था, इसके बीच में से भी आ सकता है तो वहां पे मैं डेरिवेशन भी बताती हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज को ध्यान रखती हूँ, तो मैं धीरे धीरे अगर तुम मेरे को फॉलो कर रहोगे ना तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि जहां पे जितना पढ़ने की जरूरत है ना मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ना एक्सेस ना कम, ठीक है। चलो, तो ये डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होता है किसके बराबर, एल अपॉन टू एम के बराबर, ठीक है। मैं बता रही हूँ जितना मेरे नोट्स में लिखा होता है ना तुमने इतना ही अपने दिमाग में छपा लिया ना, तो तुम मैं बता रही हूँ 160 170 आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट। अब क्या होता है इसका मतलब, देखो डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट था जो कि किसके बराबर है, एल अपॉन टू एम के, यानी कि एल अपॉन टू एम भी कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि यहां से मुझे क्या एक क्लू पॉइंट मिल रहा है, यहां से मुझे ये पॉइंट मिल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट, एंगुलर मोमेंटम, ये जो स्टेटमेंट लिख रही हूँ ना ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, ठीक है, यहाँ से पीवाईक्यू बना है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यही तो क्वेश्चन पूछा था, मतलब ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में उसमें ऐसे ही था कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, है ना, ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो दिस इज अवर पीवाईक्यू। दूसरी बात, इसी लॉ से हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ द क्या, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या क्या होगा, एट पेरिजी, एट पेरिजी, और पेरिजी मतलब वही नियरेस्ट पोजीशन, ठीक है, और एट अपोजी, एट अपोजी मतलब फारदेस्ट पोजीशन फ्रॉम द सन, क्या होती है एट पेरिजी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, यानी कि ये समझ लो कि जब तुम पास में होगे मतलब सन के पास होगे तो तुम्हारा प्लेनेट जो होगा बहुत तेजी से जाएगा, तुम देख चीज नहीं तो नोटिस कर रहे हो, मैंने ये वाली डिस्टेंस ज्यादा बनाई है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कम बनाई है, तो क्या होगा, टाइम तो वही है,
ठीक है, और पी से क्यू आना है, और ये वाला रीजन जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये सन के ज्यादा पास है ना एज कम्पेयर टू दिस पार्ट, तो यहाँ पे प्लेनेट जो होगा वो सन के ज्यादा पास है, तो यानी कि पेरिजी पे क्या होता है कि सन ये वाली डिस्टेंस, सन के पास होने की वजह से प्लेनेट जो है ये वाली डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा रहती है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसी टाइम के अंदर वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगा ना, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा होता है, इसीलिए यहाँ पेरिजी वाले पोर्शन में क्या है, इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द अपोजिट। ठीक है, तो एट पेरिजी, पेरिजी वाला पोर्शन नहीं, एग्जैक्टली पेरिजी वाला पोर्शन नहीं होता, पेरिजी तो एक जस्ट सामने वाला पॉइंट है। ठीक है, पेरिजी तो एक जस्ट पोजीशन है, मतलब मैंने ये बताया कि ये सारा रीजन क्या है, सन के पास है, ये सारा रीजन क्या है, सन के दूर है। ठीक है, तो हम अगर पेरिजी की बात करें तो ये तो सबसे नियरेस्ट पोजीशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, तो एट पेरिजी लीनियर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज मैक्सिमम। ठीक है, मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है इसको, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट पेरिजी इज मैक्सिमम, ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट अपोजी इज मिनिमम। ठीक है, इज मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे वी मैक्स और यहाँ पे वी मिनिमम। ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, एक प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूम रहा है, स्वीप्स एरिया A1, A1 एरिया कवर करता है इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर एरिया A1, A2 एरिया कवर करता है 3 डेज के अंदर, और A3 एरिया कवर करता है 6 डेज के अंदर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1, A2 और A3। तो यानी कि मुझे एरिया के बारे में बात कर रहा है, टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था dA अपॉन dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, A1 अपॉन टाइम t1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन टाइम t2 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन टाइम t3। A1 क्या होगा, A1 एरिया कवर, A1 A2 A3 के बीच में तो रिलेशन निकालना है, T1 क्या है 2 डेज, A2 क्या है, A2 को तो A2 ही लिखा रहने देंगे, और T2 क्या लिखेंगे 3 डेज, और A3 ऐसा ही, और ये 6 डेज। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो कैंसिल आउट कर ही नहीं सकते हैं, है ना, तो मतलब ये 2 और 6 तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे A1 और A3 के बीच में रिलेशन निकालना है, या तो वैसे तो आंसर हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर मुझे A1 और A3 के बीच का रेशियो देखना है कि A1 अपॉन A3 कितना होगा, तो क्या लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, 1/3 क्यों, A1 और इसका देख रहे हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/6 से 1/3, इस तरह से रेशियो वगैरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। ऐसे ही तुम A1 अपॉन A2 का भी देख सकते हो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ओके, तो ये भी तरीका है हमारा करने का। अब बात करते हैं कि केपलर का थर्ड लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है। केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, ये हमारी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और यहाँ पर है हमारा सन। ठीक है, यहाँ पर है हमारा सन। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये कोई भी प्लेनेट होगा, मैंने कहा कि ये मेरा क्या है प्लेनेट, तो इस प्लेनेट को पूरा एक गोल चक्कर कवर करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी से कवर अप करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले तुम्हें मैंने अभी अभी ऊपर बताया था कि भाई ये इसकी क्या होती है माइनर एक्सिस, और ये इसकी क्या होती है मेजर एक्सिस। ठीक है, ये वाली क्या है माइनर एक्सिस, और ये वाली क्या है मेजर एक्सिस। एज सच इसका कोई बहुत बड़ा जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, है ना। अभी देखो बस यहाँ पर सन की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, दिस इज लेट्स से कि ये R2 है, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दैट इज R1। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, ये जो लॉ है वो ये कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज, टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लेनेट। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, अब देखो ये है मेजर एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये है हमारी मेजर एक्सिस, तो इसका आधा यानी कि
अगर मैं कहूँ R1 प्लस R2, यही तो बन रहा है, तो इसका आधा यानी कि R1 प्लस R2 का हाफ, ठीक है, हाफ, ठीक है। तो अब R1 प्लस R2 है, लेट्स से कि पहले हम देखते हैं मेजर एक्सिस है क्या। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या बन रहा है, R1 प्लस R2। मान लेते हैं कि मैंने इसको ए वर्ड दे दिया, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या लिखेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू A/2 या फिर R1 प्लस R2 बाई 2, ठीक है। ये जब तक रहेगा जब तक हम एलिप्स में बात कर रहे हैं। तो लॉ क्या कहता है, लॉ मेरा ये कहता है, लॉ कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लैनेट, इसको प्लैनेट ही लिख देते हैं। तो यानी कि टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस। हमने कहा कि इसको तुम x लिख लो, कुछ तो एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, है ना, दैट इज x का स्क्वायर, या फिर x ना वर्ड यूज करके हम प्रॉपरली r वर्ड यूज कर लेते हैं। इसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे कि ये अपना R1 प्लस R2 बाई 2 और इसका क्यूब। लेकिन ये जो सिचुएशन मैंने लिखी है, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये कब तक के लिए है, इन केस ऑफ एलिप्स, इन केस ऑफ एलिप्स। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम अपने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब हम इसको एलिप्स नहीं मान रहे, ठीक है। तो मतलब जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया था और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि ये जो हमारी एक्सिस है इसको इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट मान ली, ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट मान ली और सेंटर पे इन्होंने सन को रख दिया, इन्होंने सेंटर पे सन को रख दिया और प्लेनेट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बात तो ठीक है अभी भी कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट, इसका जो स्क्वायर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो रेडियस होगी इसकी। अभी तक हमने क्या किया था, ऑब्वियसली ये ऐसे सन की इधर से डिस्टेंस लेते थे और इधर से डिस्टेंस ले रहे थे, ये ले रहे थे, जैसे मैंने कहा कि ये R1 और ये R2 और फिर R1 प्लस R2 बाई 2 का क्यूब, ऐसे ही कर रहे थे हम सेमी मेजर एक्सिस। अब तुम देखो कि R1 और R2 क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि ये भी R और ये भी R, तो ये क्या हो गया R प्लस R बाई 2, तो बात तो वही रही ना, सिंपल R, ठीक है। तो मैं सीधा ये क्या लिख सकती हूँ, R का क्यूब। ये चीज यहाँ पे आ तो गई, लेकिन ये आखिर हुआ कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये कैसे आया है इस चीज को हम देखते हैं, क्योंकि इसके डेरिवेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैंने कहा ना जहां पे डेरिवेशन की जरूरत होती है मैं वहां पे तुम्हें डेराइव करा देती हूँ। अब ये आया कहाँ से, तो सबसे बड़ी बात, जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उन्होंने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, मास ऑफ सन, ठीक है, और ये स्मॉल एम प्लेनेट के लिए हो गया अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अगर मैं इस प्लेनेट को यहां बना दूं, यहाँ पे ऐसे करके ये, ठीक है, तो अब तो सही है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं ये सन है, ये प्लेनेट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। कैपिटल M क्या है यहाँ पर, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ सन, कैपिटल M, कैपिटल M भी कैपिटल M जैसा लगना चाहिए, मास ऑफ सन, ठीक है, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट, ओके। अच्छा अब क्या हो रहा है, मैंने कहा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किसके बराबर है, यही चीज तो मैंने जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें कहा था कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ना, वो रियल में कोई ऐसे नहीं है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कुछ है, कोई ना कोई और फोर्स होता है जो सेंट्रिपिटल फोर्स का रूप लेता है। उसी तरीके से जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द रियल फोर्स है जो, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसकी वजह से
इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये फोर्स क्या है कि इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये गोल गोल घूम पा रहा है प्लेनेट। ठीक है, तो गोल गोल जब घूम पा रहा होता है तो किसके बराबर कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, तो यानी कि mv² अपॉन r। ठीक है, तो v क्या है, इसकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, इसकी लीनियर वेलोसिटी, तो mv, इसको m से m काट दो, देखो प्लेनेट का मतलब मामला ही खत्म हो गया, एक r से एक r कट जाएगा तो क्या बचा, gm अपॉन r इज इक्वल टू v²। ठीक है, क्या यहाँ पे टाइम जैसी कोई बात आई है, नहीं आई, तो फिर हम टाइम पीरियड कैसे इक्वल करेंगे, तो हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। क्या होता है, r ओमेगा। तो पहले तो इसको ओपन करो, तो इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं क्योंकि अभी स्पेस चाहिए होगा हमें, तो जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, अब देखो, तो जी एम अपॉन आर क्यूब नीचे ले आती हूँ, मतलब मैंने ये जो आर स्क्वायर है इसका ये नीचे आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई² बाई टी²। ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जिसमें यही पूछा गया था कि टी² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो जो कांस्टेंट है वो क्या होगा। ठीक है, तो अभी अभी निकाल के बताती हूँ मैं कांस्टेंट तुम्हारा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, अब यहां से तुम देखो क्या लिखा है हमारे, हमने जी एम अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4 पाई² अपॉन टी²। ठीक है, और रिलेशन तो हमारा किसके बीच में, टी² और आर क्यूब के बीच में। ऑब्वियसली जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ सन भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो टी² इज इक्वल्स टू, अब देखो इस वाले टी² को हम इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो रहा है, 4 पाई² अपॉन जी एम और यहाँ पे आर क्यूब। समझे बात को, टी² को उठा के मैं इस साइड ले गई, आर क्यूब को उठा के मैं उस साइड। ठीक है, तो अब gm नीचे आ गया है मेरा इस तरह से, तो टी² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और मैं लिखूं कि टी² इज इक्वल्स टू के इज द कांस्टेंट, आर क्यूब, तो व्हाट इज के, so k is equals to 4 पाई² अपॉन gm, दिस इज द pyq, दिस इज द pyq। ठीक है, ये सारा pyq है, ये सब कुछ pyq है। तो जहां डेरिवेशन से आते हैं क्वेश्चन, वहां मैं तुम्हें डेरिवेशन भी करा देती हूँ, जहां नहीं आते हैं वहां नहीं कराती। ठीक है, तो दिस इज pyq, दिस इज pyq। ओके, pyq प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो चलो उस pyq पे नजर डाल लेते हैं, क्या है, केपलर थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस आर बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, तो देखो यही लिखा है इन्होंने, टी² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आर की पावर क्यूब। ठीक है, हेयर k is the constant if mass of the sun and planet are capital M and small m respectively as per Newton law of gravitation, force of attraction ये सब दे रखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिलेशन बताना है g और k के बीच में। तो अब क्या करोगे, अभी अभी तो मैंने तुम्हें बोला कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, लेकिन तुम कैसे लिखते हो, t² इक्वल्स टू 4 पाई² अपॉन जी एम और फिर यहाँ पर आर क्यूब, ऐसे ही तो लिखते हो। तो ये इक्वेशन क्वेश्चन में कैसे देखी, टी² इक्वल्स टू के आर क्यूब, तो तुम देख सकते हो कि ये पोर्शन और ये, दिस इज द रिलेशन, तो के इज इक्वल्स टू 4 पाई² अपॉन जी एम। ठीक है, 4 पाई² अपॉन जी एम, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हम क्या लगाएंगे, हमें इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, तो ये देखो ऐसे करके तो रिप्रेजेंटेड है नहीं, तो जी एम के सर लिख देंगे, तो यहाँ में मेरे को क्या मिल जाएगा, जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई²। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सिंपल था ना, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लैनेट नेपच्यून, एक प्लैनेट है नेपच्यून, वो सन के चारों तरफ घूमता है विद द
पीरियड ऑफ 165 ईयर्स। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये बात तो सही है कि केपलर ने कहा था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं उन्हें, सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इफ ऑर्बिट इज कंसीडर्ड एज सर्कुलर, देखो बोला है ना, तो हम कैसे बताएंगे कि एक प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, 165 ईयर्स उसका टाइम पीरियड है, तो रेडियस बताओ, तो कैसे बताएंगे, किसके कंपैरिजन में बताएंगे हम। तो बेसिकली हम जानते क्या है, हम अर्थ के बारे में जानते हैं, है ना। हमारी अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं तो अर्थ के केस में टाइम पीरियड क्या है, एक गोल चक्कर कितनी देर में पूरा होता है, 1 साल में, 1 ईयर में। ठीक है, और रेडियस, रेडियस तो वैसे 6400 किलोमीटर होती है, तो मैं अभी आर मान लेती हूँ। ठीक है, आर ई कर देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। अब ऐसे ही अगर मैं नेपच्यून के बारे में यहाँ पे बातें लिखूं कि नेपच्यून का क्या है, नेपच्यून का मुझे टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 165 ईयर्स। तो देखो टाइम हमने भी ईयर में लिया है, इन्होंने भी ईयर में लिया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेडियस, इसकी रेडियस ही तो बतानी है हमें, तो हम इसकी रेडियस जब बताएंगे ना तो वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में ही बता देंगे। तो लेट्स से कि आर, आर नॉट आर पी, नेपच्यून है ना, आर एन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ नेपच्यून, इसका क्यूब। क्लियर। तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या है 1, ये क्या है 165, इसका कर देंगे हम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ क्या है आर ई, और रेडियस ऑफ, ये तो आर ऐसे ही रहेगा हमारे पास, सिंपल है ना। तो अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास चैलेंज क्या है भाई, हमारे पास चैलेंज है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर एन अपॉन आर ई का क्यूब इज इक्वल्स टू 165 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर एन अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 165 की पावर 2/3। ठीक है, 165 की पावर 2/3 इस तरह से लिख सकते हैं, 165 की पावर 2/3। अब ऐसा जब भी आए कि इस तरह से है, तो हमें देखो एक तरफ से क्या है, एक बार स्क्वायर करवाया गया है और ये एक बार पावर क्या है 1/3, मतलब इसका मतलब ये है कि 165 की पावर एक तो 2 है और फिर उसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक है, तो 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट लेना है। तो यानी कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि 165 जो है वो, जैसे कि हमने कहते हैं कि 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या है 2। क्यों, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब 8 आता है, यही तो हम कहते हैं। ऐसे मुझे ये देखना पड़ेगा 165 में, 165 लाने के लिए मुझे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता हो। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स करके लेके आती हूँ कि भाई 5 से डिवाइड करके देख लूँ, तो ये आ गया 3, फिर 3 और फिर ये 3 से काटेंगे तो 11, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा है बात, तो इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर मैं देखूं कि 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब, तो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 होता है, तो यानी कि 165 से कम है। लेकिन मैं 6 का देखूं तो 6 × 6 × 6 यानी कि 6 6 जो 36, और 36 × 6 कितना होगा 36 × 6, 6 6 जो 36, 3 कैरी 216। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है 216, तो 216 इससे ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रहेगा, तो यानी कि मैं लगभग 5.5 को अप्रोक्सीमेट मान सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा कि ये मैं कैसे लिख सकती हूँ 5.5 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने अब क्यू रूट तो सॉल्व कर लिया ना, तुम देख लेना कि 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 ये अप्रोक्सीमेट 166 के करीब आता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन लेके हम कर लिया, अब इसका स्क्वायर और करना है, तो 5.5 का स्क्वायर और देख लो क्या होगा हमारा। अब जब स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 30.25 समथिंग आंसर आ जाएगा 30.25। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने क्यूब रूट सॉल्व किया, पहले क्यूब रूट सॉल्व किया फिर स्क्वायरिंग की, इस तरीके से हमारा आर एन अपॉन आर ई मैंने ये निकाला, और फिर हमें आर एन लिखना है ना, तो वो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकती हूँ कि आर एन यानी कि रेडियस ऑफ नेपच्यून इज अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन में हमें ट्रिक्स लगानी पड़ती है तभी जाके हम कर पाते हैं, तो इस तरह से हमने कर लिया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड क्या दे रखा है 24 आवर्स, ठीक, इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट 6 आवर, मतलब एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, जो कि 6 आवर डिस्टेंस हाइट पर। देन वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट जो कि हाइट 2.5 आवर पर घूम रहा है। अब मैं इसका फिगर बना के बताती हूँ पहले तुम्हें, तभी तुम्हें समझ आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरी अर्थ सरफेस है, या फिर ऐसे नहीं, अर्थ ही बना लेते हैं, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, एक ऑर्बिट ये है और एक ऑर्बिट ये है, ठीक है। अर्थ बीच में ही नहीं है हमारी। ऐसे ले आते हैं, आई थिंक अब ठीक है ना, अब ठीक है। तो अब तुम देखो कि ये जो सेंटर पे है दिस इज माई अर्थ। उसके बाद मैंने कहा कि भाई एक जो पहले बोल रहा था कि एक सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड 24 आवर है, और वो सैटेलाइट मान लेते हैं वो ये रहा, ठीक है, पहला वाला सैटेलाइट S1, जो कि अर्थ से अर्थ की सरफेस से अर्थ की सरफेस से 6 आवर डिस्टेंस दूर है, अर्थ की सरफेस, ठीक है। फिर एक और प्लेनेट है, सॉरी एक और हमारा क्या है सैटेलाइट, ये मैंने कहा कि S2 है, जो कि अर्थ की सरफेस से 2.5 आवर हाइट पर, ठीक है। लेकिन ये क्या डिस्टेंसेस दिए हैं अर्थ की सरफेस से, क्या अर्थ ऐसे पॉइंट मास है, नहीं, अर्थ पॉइंट मास नहीं है, ठीक है। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स या कुछ भी लगते हैं तो हम कहां से ले रहे होते हैं, अर्थ के सेंटर से। तो अगर मैं S1 वाला सैटेलाइट है, जैसे मैंने कहा कि ये S1 वाला सैटेलाइट है और ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है अर्थ, तो तुम्हें पता है ये S1 है, तुम्हें ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है कितनी 6 आर, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, साथ में एक आर इसका भी लोगे, ठीक है, एक आर इसका भी लोगे। तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 6 आर नहीं रख लेना है, आर भी ऐड करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे हम। तो हम जब लिखेंगे ऐसे कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो मैं क्या लिखने वाली हूँ T1 अपॉन T2, यानी कि पहला सैटेलाइट और दूसरे सैटेलाइट के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 अपॉन R2। तो ये बात ये है कि जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, ये सैटेलाइट घूम रहे हैं, इनकी रेडियस सिर्फ 6 आर नहीं है, इस वाले की रेडियस सिर्फ 6 आर नहीं है, अर्थ की भी तो रेडियस लेनी पड़ेगी जो कि आर है, ठीक है। इसमें भी हम 2.5 के साथ एक और आर ऐड करेंगे तो ये 3.5 आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इक्वल टू क्या हो गया, R1 मेरा क्या है 7 आर, और R2 क्या हो जाएगा 3.5 आर, इसका क्यूब कर देंगे। T1 यानी कि पहला वाला सैटेलाइट था उसका तो 24 आवर्स था टाइम पीरियड, और ये T2 स्क्वायर, देखो 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, अगर तुम इसे 7 से काटोगे तो 0.5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 0.5 का पॉइंट हटेगा, 0 ऊपर जाएगा, देखो पहले तो R से R कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये हो गया 2 का क्यूब, मैंने सीधा लिख दिया एक बार में, एक बार समझ लो ये तो 3.5, इसको इससे काटेंगे 0.5, 0.5 का मतलब हो गया ऊपर 10 नीचे 5, तो यानी कि 2, ठीक है। तो चलो अब हटा देते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, T2 इज इक्वल टू हो सकता है मेरे पास 24 का स्क्वायर, T2 स्क्वायर इक्वल टू है ना, T2 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब, तो 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब अगर मैं T2 लिखूं तो दिस इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर है ना, तो T2 अगर मैं लिखूं तो देखो 24 बाहर आ जाएगा ये, और नीचे दो 3 बार 2 है तो उनमें से एक बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल, यही टाइम हमारे टाइम पीरियड आ जाएगा मेरे पास, T2 इज इक्वल टू 2 से 12/√2, या फिर हम लिख सकते हैं देखो जब भी नीचे √2 हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसी से सेम से √2 ही नहीं, नीचे कोई भी रूट में नंबर है तो हम क्या करेंगे सेम नंबर से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास क्या हो गया 12√2 अपॉन 2, तो यानी कि T2 इज इक्वल टू आ गया 6√2 आर, ठीक है। और अगर नंबर में पूछा जाए और क्लियर तो फिर √2 की वैल्यू रख देंगे 4.14, ठीक है।
√2 की हम फिर वैल्यू भी रख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू 1.414। ठीक है, हम ये वैल्यू भी हम यहाँ पर लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो। एक्चुअली मेरे माउथ में ना थोड़ा लग रही है, इस वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो हम इस तरीके से टाइम पीरियड क्या आ गया, 6 √2 आवर्स। अगर पहले वाले इसका टाइम पीरियड था 24 आवर्स, तो दूसरे वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, 6 √2 आवर्स। ओके, तो इस वाले लेक्चर में हमने अपने कैपलर के तीनों लॉ कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्रेविटी से रिलेटेड पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा सा अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, क्योंकि कैपलर का सेकंड लॉ और कैपलर का थर्ड लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे पीवाईक्यूज आते हैं। तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि फिर जब हम ग्रेविटी शुरू करेंगे तो उससे पहले तुम्हारा इतना पार्ट अच्छे से हो जाए। ओके, तो कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड लाइक द सेशन, एंड प्लीज अपने कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाया करो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन होते हैं, और मेरे मेरी टीचिंग को स्प्रेड करने में तुम ही हेल्प कर सकते हो। सो प्लीज जस्ट शेयर दीज वीडियोस, और अपने दोस्तों को बता दिया करो, पढ़ सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो, है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।